एपिसोड 226 टू 260 जॉन से बात कर लेने के बाद तरुण ने नीचे फ्लो पर नेकड हालत में बेहोश पड़ी पलक को देखा, जिसका आधा से ज्यादा शरीर खून से सना हुआ था। बेड की बेड शीट भी पलक के ब्लड से लथपथ थी। तरुण उन खून के धब्बों को देख अजीब ढंग से मुस्कुराया। अपने वेस्ट पर टॉवल रैप करते हुए उसने बेहद ही ठंडे और अजीब लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल मैं जहन्नुम बना दूंगा स्वीट हार्ट। जब जब तुम अपनी बीती जिंदगी को याद करोगी, मेरी बदौलत तुम्हें खुद से ही नफरत होगी, खुद से ही घिन आई तुम्हें। इतना बोल तरुण डेमोनिक ट्यून में सीटी बजाते हुए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तरुण रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आया। पलक की ओर एक नजर देखे बगैर वो रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ अगली सुबह बेला की नींद खुली। अब उसके सुंदर चेहरे पर पहले की तरह ही चार्मिंग ग्लो और कंपोज्ड एक्सप्रेशन थे। कुछ पल सीलिंग की ओर देखते रहने के बाद बेला यौन करते हुए उठने को हुई। तभी उसे अपने ऊपर हल्का भार महसूस हुआ। उसने सर झुकाकर देखा तो पाया कि आदित्य उसके ऊपर उससे लिपट कर सो रहा है। आदित्य को देख बेला पहले हल्का हैरान हुई, मगर जल्दी ही उसकी हैरानी प्यारी सी मुस्कान में बदल गई। बेला ने वॉल क्लॉक में टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने रूम में इधर उधर नजरें घुमाकर देखा। कार्तिक रूम में नहीं था। कार्तिक को ना देख बेला ने एक गहरी सांस ली। कल की बातों को याद कर उसके माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। उसने मन में सोचा, शीट नहीं, कार्तिक को निशा के बारे में कैसे पता चला? उसे निशा के बारे में नहीं जानना चाहिए था। ये सही नहीं है। अगर कार्तिक उस तक पहुंच गया या निशा उसके हाथ लग, तो वो न जाने उसके साथ क्या करेगा। शीटे नहीं होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बेला अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर तब आई जब आदित्य की आवाज उसके कानों में पड़ी। गुड मॉर्निंग मॉमी। आप उठ गई? आदित्य की क्यूट सी आवाज सुन बेला ने खुद के ख्यालों को झटकते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आदित्य क्यूटली यौन करते हुए अपनी नन्ही उंगलियों से बेला की चीन और गालों को टच कर रहा था। बेला ने उसके माथे पर बिखरे बालों को साइड हटाया। आदित्य के फोरहेड पर अपने होंठ रखते हुए वो बोली, यस स्वीट हार्ट, मैं उठ गई एंड अ स्वीट गुड मॉर्निंग टू यू। बेला की बात सुन आदित्य ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ उसके गाल पर किस किया और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे को कडल करके लेट गए। बेला ने आदित्य के बाल में अपनी पलती खूबसूरत उंगलियां घूमते हुए उससे पूछा, बेबी आप यहाँ कब आए? थोड़ी देर पहले जब आप सो रही थी तब। आदित्य उसके सीने से लगे हुए उसके लंबे सिल्की बालों में को अपनी नन्ही उंगलियों में फंसाते हुए बोला। तो बेला उससे फिर से पूछा, मॉर्निंग वर्कआउट किया आपने? हम आदि वर्कआउट करने के बाद यहाँ आया है। आदित्य का जवाब सुन बेला ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद उससे पूछा, अच्छा आपके डैडी और रे ब्रो कहाँ है? रे ब्रो अभी मास्टर के साथ वर्कआउट ही कर रहे हैं और डैडी आउट ऑफ कंट्री गए हैं। उन्होंने कहा आपके जगने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। आदित्य बोला, जिसे सुनकर बेला कुछ पल सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद बेला आदित्य को कडल किए उठकर बैठ गई। उसने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाकर कार्तिक को मैसेज टाइप करके सेंड किया, कल मुझे फ्रांस जाना है, तुम्हें वापस आने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 5 मिनट बीत गए पर कार्तिक का कोई रिप्लाई नहीं आया। बेला ने थोड़ी देर और रिप्लाई का इंतजार किया, पर काफी वक्त बाद भी जब कार्तिक ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो बेला वापस से नाइट स्टैंड पर अपना फोन रख आदित्य को गोद में लिए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। तभी रेयांश अपने चेहरे पर आए पसीने को टॉवल से पोंछते हुए रूम में दाखिल हुआ। बेला उसे देख रुक गई। उसने रेयांश को अपने पास आने का इशारा किया और कहा, मॉर्निंग स्वीट हार्ट, चलो सवार ले लो। बेला की बात सुन रेयांश ने बिना भाव के उसकी ओर देखा। सवार लेने की बात बेला की मुंह से सुन उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। वो बोला, गुड मॉर्निंग मॉमी, मैं खुद से सावर ले लूंगा, आप परेशान मत होइए। रेयांश की बात में सहमति जताते हुए आदित्य भी झट से बेला के गालों पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, हम रे ब्रो ठीक बोल रहे हैं, आप परेशान मत होइए। आदि भी रे ब्रो की तरह खुद से सावर ले लेगा। उन दोनों की बात सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई। उन दोनों की चालाकी और शर्म
बेला को अच्छे से समझ में आ रही थी। वो सख्त लहजे में बोली, कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे डैडी नहीं है तो मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूंगी। और एक बात बताओ, पहले तो मैं ही तुम दोनों को सावर लेने में हेल्प करती थी, ये कोई नई बात तो है नहीं कि मैं तुम दोनों को नेक्ड देखूंगी। तुम दोनों आज इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो हम? बेला की बात सुन आदित्य और रेयांश ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करने के बाद उन दोनों ने मासूम सा चेहरा बनाकर एक साथ कहा, पहले हम छोटे थे पर अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम आपके सामने नेक नहीं होना चाहते। अपने दोनों बेटों की ऐसी बात सुनकर बेला हंसने लगी। वहीं आदित्य और रेयांश उसे हंसता देख कंफ्यूज हो गए। थोड़ी देर बाद बेला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आदित्य को अपनी गोद से नीचे उतारने के बाद बेला उन दोनों के बाल बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों अगर बड़े हो गए हो तो कोई बात नहीं, जाओ अपने रूम में जाकर खुद से सावर ले लो, पर अगर कोई दिक्कत हो तो खुद को कवर करके मुझे आवाज लगा देना। ओके मॉमी। रेयांश और आदित्य बड़ी सी मुस्कान के साथ खुश होते हुए बोले। फिर वो दोनों अपने रूम में चले गए और बेला भी वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ हिमालय पर्वत के बर्फीले एरिया में चारों तरफ हल्की हल्की बर्फबारी चल रही थी। 3 चमचमाती ब्लैक चॉपर जो दिखने में बेहद ही लग्जरियस और बड़ी थी, वो सीधे उस एरिया में बर्फ के परत के ऊपर आकर एक साथ लैंड करती है। ढेर सारे ब्लैक यूनिफॉर्म वाले वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स हाथों में AK-47 लिए लेफ्ट राइट वाले चॉपर से किसी चौंकाने रोबोट की तरह बाहर निकले और उस एरिया में चारों तरफ फैल गए। वहां पर रही बर्फ या कपकपी वाली तेज ठंडी का उन गार्ड्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सब बिल्कुल पत्थर की वहां खड़े थे। कुछ देर बाद मिडिल चॉपर का डोर ओपन हुआ। एक 6 फीट 6 इंच का लंबा चौड़ा इंसान उस चॉपर से बाहर निकला। उस इंसान के चेहरे पर इस वक्त बिल्कुल पैरालाइज्ड एक्सप्रेशन थे। ब्लैक बिजनेस सूट और ग्रे ओवरकोट में वो इंसान बेहद ही हैंडसम और आकर्षक दिख रहा था। अपनी ठंडी और तेज नजरें चारों तरफ घुमाने के बाद उस इंसान ने एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अपने सारे कपड़े उतारने के बाद उस इंसान के शरीर पर सिर्फ एक फॉर्मल ब्लैक पैंट बची। उसकी मस्कुलर बॉडी और हार्ड 8 पैक एब्स पर लगातार ठंडी बर्फ गिर रही थी, मगर उसे वहां की हड्डी जमा देने वाली ठंडी या बर्फ से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस किसी पत्थर की तरह शांत और दृढ़ एक जगह खड़ा था। उसके बगल में खड़े उसके असिस्टेंट ने तिरछी नजरों से उस इंसान की ओर देखा और मन में ठंडी आह भरते हुए कहा, बॉस आप सच में बहुत अजीब हो, आप जैसे जैसे काम करते हो ना, उसे सिवाय पागलपन के कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना कहे उस असिस्टेंट ने अपने बॉस की ओर देखा, जो अब शर्टलेस होकर आंखें बंद किए उस बर्फीली पहाड़ी पर ऐसे बैठ चुका था जैसे वो भगवान शिव की तरह समाधि में चला गया हो। 3 दिन और ये भगवान ये 3 थोड़े अच्छे से कटा देना, यहाँ की ठंडी थोड़ी कम कर देना, बोल। उस असिस्टेंट ने थर्मस बोतल से गर्म पानी पिया। अनगिनत कपड़ों के बोझ तले दबे होने के बावजूद भी ठंड के मारे उसकी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। मगर उसका बॉस न जाने इंसान था या शैतान, वो इतनी भयानक ठंडी में भी शर्टलेसली वहां पर किसी मॉन्क की तरह बैठा अपनी समाधि में लीन था। उधर के मैंशन में रेडी होने के बाद बेला कॉल पर रावत से बात करते हुए स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। कॉल ईयरबड से कनेक्टेड था। रेयांश और आदित्य भी उसके साथ ही थे। उन दोनों ने दोनों साइड से उसका हाथ पकड़ रखा था। बेला ने कॉल पर रावत से पूछा, मिस्टर सूरी के साथ मीटिंग की टाइमिंग क्या है रावत? दोपहर के 2 बजे बॉस, रावत बोला। तो बेला बोली, ठीक है, तुम फ्रांस जाने की सारी अरेंजमेंट आज ही कर लेना रावत। ओके बॉस, रावत बोला। थोड़ी देर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद बेला ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। डाइनिंग एरिया में पहुंचने के बाद बेला की नजर अक्षत पर गई, जो डाइनिंग चेयर पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन लोगों के आने का ही इंतजार कर रहा था। बेला रेयांश और आदित्य पर नजर पड़ते ही अक्षत ने न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग लिटिल डेविल्स, गुड मॉर्निंग। उन तीनों ने भी स्माइल के साथ अक्षत को विश किया और वो तीनों अपनी अपनी चेयर खींच के बैठ गए। ब्रेड की ब्राउन साइड तोड़ते हुए बेला ने अक्षत से पूछा, अक्षत जी, कार्तिक आउट ऑफ कंट्री कहाँ गया है, आपको पता है?
हाँ वो हिमालय गया है, अक्षत बोला, जिसे सुनकर बेला, रेयांश और आदित्य कंफ्यूज हो गए और सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगे। तो अक्षत हंसते हुए बोला, वो क्या है ना भाभी जी, आपका पति थोड़ा अजीब, थोड़ा सनकी है। हर साल वो इसी दिन हिमालय जाता है और 3 दिन भगवान शिव की तरह समाधि में रहता है, पूरी दुनिया से नाता रिश्ता तोड़कर। अक्षत की बात सुनकर बेला शॉक हो गई। उसने हैरानी से अक्षत की बातों के बारे में सोचते हुए कहा, इतनी ठंडी में कार्तिक वहाँ जाता है? हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, वो हर साल जाता है, अक्षत बोला, जिसे सुनकर बेला को कहने को कोई शब्द ही नहीं मिले। वहीं आदित्य और रेयांश उन दोनों की बातें सुन न जाने क्यों एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद रेयांश ने बेला से पूछा, मम्मी क्या हमारे डैडी राजपूत है? शायद हाँ, उसकी हरकतें तो कुछ वैसी ही है, बेला ने अक्षत की ओर देखते हुए रेयांश को जवाब दिया। तो अक्षत ने बेला की आंखों का इशारा समझते हुए रेयांश की ओर देखा, जिसकी आंखों में अपने डैडी और उनके बैकग्राउंड के बारे जानने की उत्सुकता भरी हुई थी। अक्षत रेयांश की ओर देख बेला को करेक्ट करते हुए बोला, तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारी मम्मी राजपूत फैमिली से बिलोंग करती है। अक्षत की बात सुन बेला ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, रायचंद फैमिली राजपूत फैमिली है? हाँ, आपकी फैमिली, आर्य फैमिली, खुराना फैमिली और शेखावत फैमिली, ये चारों रॉयल फैमिलीज राजपूत वंश से बिलोंग करती है, अक्षत बोला। तो बेला उत्सुक और कंफ्यूज दोनों हो गई। उसने दोबारा से आतुरता के साथ अक्षत से पूछा, अगर ये चारों फैमिलीज राजपूत वंश से आती है, तो फिर कपूर फैमिली किस वंश से आती है? बेला के इस जवाब का सवाल देने से पहले अक्षत कुछ पल रुका। कुछ वक्त के रहस्यमयी खामोशी के बाद अक्षत ने हंसते हुए कहा, कपूर फैमिली और कार्तिक भगवान परशुराम के वंशज है, इसीलिए कपूर फैमिली राजपूत नहीं बल्कि भूमिहार ब्राह्मण कुल से आती है, और 5 रॉयल फैमिलीज में केवल कपूर फैमिली ही इस कुल से आती है। अक्षत का जवाब सुन आदित्य कुछ पूछने को हुआ। तभी अक्षत ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, देखो, मैं इसके आगे तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं देने वाला। अगर तुम लोग अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए इतने ज्यादा ही उत्सुक हो, तो तुम ये सब अपने दादा दादी या बाप से पूछ लेना, मुझे अब चैन से खाने दो। अक्षत की बात सुन आदित्य ने मुंह बनाते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद बेला अपना हाथ टिश्यू से क्लीन कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। निखिल का कॉल देख बेला ने कॉल रिसीव किया, तो फोन की दूसरी साइड से निखिल की हल्की घबराई और परेशानी भरी आवाज आई, सिस्टर बेला, आप प्लीज मेरे साइज के कुछ कपड़े लेकर मेरे भेजे गए एड्रेस पे आ जाओ। आई रियली नीड योर हेल्प, प्लीज जल्दी से आना। निखिल की बात सुन बेला की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी फोन कट होने की टू टू की आवाज सुन उसका खुला हुआ मुंह कुछ बोले बगैर बंद हो गया। रेयांश और आदित्य को रायचंद मेंशन छोड़ने के बाद बेला निखिल के बताए हुए एड्रेस की ओर बढ़ गई। अक्षत भी उसके साथ ही था और वो कार ड्राइव कर रहा था। बेला ने ही उसे अपने साथ चलने को कहा था, क्योंकि उसे अक्षत से कार्तिक के हिमालय जाने के बारे में और ज्यादा जानने था। मुंबई की सड़कों पर चल रही ब्लैक मैसिव ऑडी कार के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठी बेला ने सहेजता के साथ अक्षत से पूछा, अक्षत जी, कार्तिक हिमालय जाता क्यों है? क्या पीछे कोई बड़ा कारण या फिर यूं ही? मुझे कुछ खास रीजन तो नहीं पता है, वो बस पिछले 10 सालों से वहां जाता है, मैं इतना ही जानता हूँ। वो क्यों और किस वजह से वहीं जाता है ये मुझे नहीं पता, अक्षत बेला को जवाब देते हुए बोला। तो बेला के चेहरे पर टेंशन और परेशानी भरे भाव आ गए। इस महीने में हिमालय में तेज बर्फबारी होती थी। वहां का तापमान भी इस महीने में बहुत कम हो जाया करता था। हिमालय में आने वाले अधिकतर बर्फीले तूफान और साइक्लोन्स इसी महीने में आते थे। साफ तौर पर कहा जाए तो इस महीने में हिमालय जाना बेवकूफी और मौत को दावत देने के अलावा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट भी हर साल इस महीने हिमालय की यात्रा पर बैन लगा दिया करती थी। कोई मामूली इंसान यदि वहां जाने का सोचे भी तो भी वो चाहकर भी हिमालय नहीं जा पाता। पर उसका हस्बैंड कार्तिक कपूर था, उसे भला कौन ही रोकता। बेला चेहरे पर चिंता की लकीरें देख अक्षत
मुस्कुराया और बोला, भाभी जी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना हस्बैंड जितना बड़ा साइको को है उससे कई गुना ज्यादा वो स्ट्रांग है। अगर वो साइको है तो अपने साइको नेचर को फुलफिल करने के लिए उसके पास उतना पावर और स्ट्रेंथ भी है। फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली हर तरीके से उसके स्ट्रेंथ और पावर का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप रिलैक्स रहिए, उसे शैतान के देवता को कुछ नहीं होने वाला। पर अक्षत जी 3 दिन कोई मामूली बात नहीं होती, वो एक इंसान है। उतनी ठंडी और बर्फबारी में बेला अपना माथा रब करते हुए बोली। अक्षत ने उसकी बात सुनकर कुछ पल मिरर के थ्रू उसे गौर से देखा। फिर उसने सीरियस लहजे में कहा, भाभी जी आप तो मंक्स के बारे में जानती ही है ना। कार्तिक का शरीर बिल्कुल वैसा ही है, मंक्स की तरह, नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ। उसके ऊपर तो अब अल्कोहल या ड्रग्स का कोई असर ही नहीं होता। ठंडी तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए। अक्षत की बात सुनकर बेला ने एक लंबी गहरी सांस ली, पर वो बोली कुछ नहीं। उसे पता था कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिन्हें अपने शरीर और दिमाग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। कुछ मेडिटेशन, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ मेंटल स्ट्रेंथ के कारण वो लोग खुद को इस हद तक स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि उबलता हुआ गर्म पानी या बर्फ की ठंडी सिली से भी उन लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। लंबे समय की प्रैक्टिस, मेडिटेशन और अथक परिश्रम के बाद उन लोगों को अपने शरीर और दिमाग पर इतना कंट्रोल हो जाता है कि वे लोग अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर के टेम्परेचर तक को कम और अधिक करने के काबिल बन जाते हैं। इस चीज में कोई जादू या टोना टोटका नहीं, बल्कि साइंस काम करता है और इस काबिल कुछ चुनिंदे लोग ही बन पाते हैं। कार्तिक भी उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक था। उस दिन ब्रिटेन में कार्तिक के ऊपर जूलिया के दिए गए उस स्ट्रॉन्ग ड्रग का असर ना होने का मुख्य कारण भी यही था। कार्तिक इजीली अपने शरीर का टेम्परेचर कम और अधिक कर सकता है। हिमालय पर्वत की बर्फबारी में भी शर्टलेस होने के बावजूद कार्तिक का शरीर गर्म रहता था। उसे वहां के ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद बेला और अक्षत राइज इन होटल के रूम नो 106 के बाहर खड़े थे। बेला की हाथों में एक पेपर बैग था जिसमें निखिल के कपड़े थे। रास्ते में आते वक्त ही बेला ने अक्षत से कहकर वो कपड़े मॉल से खरीदवा लिया था। कुछ पल बंद डोर को अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से शक भरे अंदाज में भूलने के बाद बेला ने अक्षत की ओर देखा, जो दीवार से टेक लगाए अजीब ढंग की क्रूक्ड स्माइल के साथ बंद डोर को घूरे जा रहा था। उसे ऐसे देख बेला ने ठंडी आह भरी। कार्तिक के साथ रहने वाले सारे लोग अजीब ही थे। मामले की गंभीरता उनमें से किसी को भी समझ नहीं आती थी। बेला ने कुछ वक्त ठहरकर डोर नॉक किया। एक नॉक में ही डोर ओपन हो गया। निखिल ने डोर के गैप से अपना सर हल्का सा बाहर निकाल बेला और अक्षत को देखा। निखिल इस वक्त सिर्फ टॉवल में ही था। बेला को देखते ही निखिल ने एक राहत की सांस ली और अक्षत से कहा, अक्षत भाई आप प्लीज बाहर ही रहना, अंदर मत आना। निखिल की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अक्षत एक वेल एक्सपीरियंस्ड इंसान था। निखिल की हालत, हरकतों, मांगों और बातों से उसे इतना तो पता चल चुका था कि रूम के अंदर क्या है और निखिल उसे क्यों रोक रहा है। वो बोला, देखो निखिल, मुझे ना ही तो तुम में कोई दिलचस्पी है, ना ही तुम्हारी बैड पार्टनर में और ना ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ बैड देखने में। तो बेहतर होगा तुम अपनी ये बकवास बातें मुझसे ना करो। अक्षत की बात सुन निखिल शर्मिंदगी से अपना सर खुजलाते हुए इधर उधर देखने लगा। अक्षत ने उसे इग्नोर किया और बेला से कहा, भाभी जी आपका काम खत्म हो जाए तो आप बाहर आ जाइएगा, मैं तब तक गाड़ी में आपका वेट करता हूँ। जी ठीक है, आप जाइए। बेला निखिल को बुरी तरह घूरने हुए बोली। बेला को पहले अक्षत का तहजीब भरा लहजा थोड़ा अजीब लगता था, मगर बाद में जब से उसने डिसाइड किया कि वो भी अक्षत से उतने ही तहजीब में बात करेगी, तब उन दोनों की ऐसे ही अदब भरी कन्वर्सेशन होती आ रही थी। अक्षत के जाने के बाद बेला ने जोर हाथ मार कर रूम का डोर ओपन किया। निखिल उसके वैसे करते ही किसी अपराधी की तरह अपनी आंखें नीचे रूम में एक साइड सर झुकाकर खड़ा हो गया। बेला रूम दाखिल हुई। उसने केयरलेसली निखिल की ओर पेपर बैग उछाला
और अपनी आईब्रो रेस करते हुए उसने निखिल से पूछा, क्या गुल खिलाए हैं तुमने डीएम, और अगर तुमने कोई गुल खिलाए भी है तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हेल्प के लिए? और किस चीज के लिए? निखिल बोला। तो बेला ने कुछ पल घूरा, फिर उसकी की नजर बिगड़े हुए बेड और उस पर सो रही नाजुक सी लड़की पर गई, जो ब्लैंकेट से कवर थी। उसका सिर्फ पीठ ही हल्का ब्लैंकेट से बाहर दिख रहा था। उस लड़की के पीठ पर मौजूद दांतों के काटने और खरोचों के निशान देख बेला की आंखें छोटी हो गई। उसका मुंह 2 पल के लिए हल्का सा खुला, फिर बंद हो गया। बेला का शक अब यकीन में बदल चुका था। बेला ने जल्दी ही उस लड़की से अपनी नजरें फेर ली। निखिल की ओर देखते हुए बेला सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, शाबाश मेरे वाइल्ड डॉग, शाबाश, तूने कर दिखाया, आज तूने भी कर दिखाया। बेला की बात सुन निखिल अपने बाल में हाथ फेरते हुए नजरें चुराकर बोला, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं कल रात नशे में था, नशे की हालत में मुझसे ये सब हो गया। मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। निखिल की बात सुन बेला के चेहरे के भाव में बदलाव नहीं आए। वो अब भी शांत थी। शायद उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो चुका था। बेड की ओर एक बार फिर से देखने के बाद बेला गंभीर लहजे में बोली, पहले चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। बेला की बात पर सहमति जताते हुए निखिल वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद बेला के भाव डार्क हो गए। उसने अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज सेंड किया। रूम में इधर उधर देखने के बाद बेला की नजर एक बार फिर से बेड की तरफ चली गई। बेड शीट पर पड़े रेड ब्लड स्टेन्स को देख बेला हल्का हंसकर बड़बड़ाए, लकी बॉय। कुछ ही मिनटों बाद बेला के फोन पर कई सारे मैसेज नोटिफिकेशन एक साथ आए। बेला ने उन मैसेजेस को देखा जिसमें कल रात इस होटल में क्या क्या हुआ, उन सब चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन और सीसीटीवी फुटेज थी। सीसीटीवी फुटेज में निखिल के साथ मौजूद लड़की को देखते ही बेला चेहरे हैरानी के भाव आ गए। उसने जल्दी से बेड की दूसरी साइड जाकर उस लड़की का चेहरा देखा और एकदम से उसके मुंह से निकाला, श्री। थोड़ी देर बाद निखिल रेडी होकर रूम में आया। बेला काउच पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। निखिल को देखते ही बेला ने कहा, डीएम, कल रात किसी ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाई की थी। ये सुनकर निखिल दंग रह गया। कल रात वो यहाँ पर अपने राइवल पार्टी के सीनियर नेता के साथ डिनर पर आया था, पर वो इस बात से अनजान कि वो डिनर नहीं एक ट्रैप था जिसमें शायद वो फंस चुका था। बेला ने बिना इमोशन के निखिल की ओर देखा, फिर उसने अपने फोन में नजरें गराते हुए आगे सीरियस लहजे में कहा, तुम्हें पता है ना निखिल, कल इलेक्शन है। जरा सोचो, आज अगर तुम्हारी ये करतूत पब्लिक में लीक हो गई या फिर मीडिया को इसके बारे में भनक भी हुई तो क्या होगा? बेला की बात सुन निखिल बिल्कुल नम पर गया। जाहिर तौर पर इस न्यूज के लीक होने के बाद उसकी पोजीशन तो जाती ही, साथ में उसकी पार्टी और अंकल का पोजीशन भी खतरे में आ जाती। सुनना पड़े निखिल को जैसे ही उस लड़की का ख्याल आया, वैसी ही उसका दिमाग उल्टा दिशा में चलने लगा। उसकी परेशानी और बेचैनी एकदम से गुस्से में बदल गई। नफरत भरी नजरों से बेड की ओर देखते हुए निखिल ने दांत पीसते हुए कहा, ये सब इस बेड वार्मर लड़की की वजह से हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज मैं। निखिल बोल ही रहा था, तभी बेला ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, कंट्रोल योर टंग निखिल, बगैर कुछ जाने समझे तुम किसी लड़की के लिए बैड वार्मर जैसा घटिया वर्ड यूज नहीं कर सकते। इतना कहे बेला ने एक नजर श्री की ओर देखा जो अब भी सो रही थी। बेला ने आगे अपनी आवाज धीमी करते हुए निखिल से सख्त लहजे में कहा, आपका भ्रम तोड़ने के लिए और आपकी जानकारी के लिए बता दो निखिल सर, तो वो आप थे जिसने उस मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती की INFACT, आपने उसका रेप किया है मिनिस्टर साहब। बेला की बात सुन निखिल बिल्कुल फ्रीज सा हो गया। उसे पता था बेला अगर कुछ बोल रही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। निखिल ने बेला के कहे हुए आखिरी शब्दों के बारे में सोचा, आपने उसका रेप किया है मिनिस्टर साहब। यह एक लाइन निखिल के जहर की तरह घुलने लगी। उसने आज तक किसी लड़की को गलत नजरों से देखा तक नहीं था।
किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करना उसके नजरों किसी क्राइम और पाप की तरह था। बेला ने निखिल की ओर देखा। वो जानती थी उसका भाई कोई बुरा इंसान नहीं था। उसने जो भी किया वो नशे की हालत में किया, मगर फिर भी किया तो उसी ने था। एक लंबी सांस लेते हुए बेला काउच से उठी और सीरियस ट्यून में बोली, शी इज टोटली इनोसेंट निखिल, जो भी करना सोच समझ के करना। और अगर तुम्हें मेरे बातों पर यकीन ना हो रहा तो मैंने तुम्हें कुछ वीडियोस भेजी है, उसे देख लेना। मुझे आप पर भरोसा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। निखिल टेंशन में अपना माथा रब करते हुए। तो बेला ने उसे कुछ पल गौर से देखा और कहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उससे शादी कर लो और उसकी सारी शिकायतें खत्म करो, सिंपल। बेला की ये बात निखिल के चेहरे के भाव एकदम से 360 डिग्री बदल गए। उसने एकदम से अग्रेसिव होते हुए कहा, नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं सकता। इनफैक्ट मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। इतना बोल निखिल के चेहरे पर ढेर सारे भाव एक साथ उमड़ आए। डर, बेचैनी, तकलीफ, गुस्सा, नफरत जैसी सैकड़ों भाव एकाएक से उसके हैंडसम चेहरे पर दिखने लगा। बेला ने उसकी बात सुनकर शांत लहजे में उससे पूछा, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो क्या तुम उसे अकेले छोड़ दोगे? उसके साथ इतना सब करने के बाद क्या तुम उससे मुंह मोड़ लोगे? निखिल, क्या तुम अब उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? बेला की बात सुनकर निखिल बिना भाव के उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे मुंह मोड़ लूंगा या फिर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वो अब से और अभी से मेरी है। मैं उसे सब कुछ दूंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, उसे अपने साथ रखूंगा, पूरी जिंदगी उसकी जिम्मेदारी लूंगा, पर मैं उससे शादी नहीं करूंगा। बेला ये सुनकर कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ कुछ क्षण निखिल को देखा। थोड़ी देर बाद वो डोर की बढ़ते हुए शांत लहजे में बोली, जो करना है करो निखिल, बस उसे हट मत करना, उसका ख्याल रखना, बहुत छोटी है वो। ठीक है, ये सब मैं जानता हूँ, पर आप कहाँ जा रही हो? निखिल बेला को जाता देख एकदम से हताश हो गया। तो बेला डोर के पास जाकर रुकी, फिर उसने पलटकर निखिल से कहा, तुमने जो हेल्प मुझसे मांगी थी वो मैंने कर दी। ये न्यूज अब बाहर या मीडिया में लीक नहीं होगी, तो इस बारे में निश्चिंत रहो। आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो तो अब तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। डीएम माना कि हम लोगों के बीच बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, हम लोग एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ रिलेटेड। मगर फिर भी इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमेशा ठीक नहीं होती डीएम, और मेरे प्रेजेंस से हो सकता तुम्हारी वुड भी वाइफ कहीं अनकंफर्टेबल हो जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे एक जरूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में रखना और उसके साथ स्वीटली पेश आना। इतना कहे बेला नजर बेड की ओर देखा और आगे सीरियस ट्यून में निखिल से कहा, वो ब्लड स्टेन्स बता रहे हैं वो वर्जिन थी। फर्स्ट टाइम लड़कियों के लिए ये थोड़ा पेनफुल होता है, तो इस बात खास ध्यान रखना। उसे अभी खास केयर की जरूरत होगी। अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। निखिल को इतना समझा बेला वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निखिल ने श्री की ओर देखा। कुछ सोचकर अपना माथा रब करते हुए निखिल बेड की ओर बढ़ गया। निखिल के मॉम और डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस वक्त वो दोनों अपने डाइवोर्स के लिए कोर्ट जा रहे थे। निखिल तब 6 साल का था। उसके मॉम डैड की खून से सनी लाश की तस्वीर अब भी उसके जहन में बैठी हुई थी। निखिल के दिमाग में तब से ही ये बात घर कर गई थी कि अगर उसके मॉम डैड अपने डाइवोर्स के लिए कोर्ट ना जा रहे होते तो उनकी मौत ना होती, और अगर उन लोगों ने शादी की ही ना होती तो वो दोनों डाइवोर्स के बारे में सोचते ही नहीं। निखिल को लगता था कि उसकी मॉम डैड के डेथ के लिए जीतना जिम्मेवार वो कार एक्सीडेंट था, उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेवार उनकी शादी थी। ना ही